तो लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स शुरू किया था, जिसके हमने 2 मेथड कर लिए थे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स शुरू किया था जिसके हमने 2 मेथड कर लिए थे, एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड बोला जाता है जिसको। ठीक है, नेट एसेट मेथड, इसके और भी नाम थे। ठीक है, नेट एसेट मेथड मेन जो नाम है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या फिर नेट एसेट मेथड है। ठीक है, दूसरा वाला जो हमने किया है वो था हमारा यील्ड बेसिस मेथड। ठीक है, यील्ड बेसिस और मार्केट वैल्यू मेथड। यील्ड बेसिस और मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसको भी हमने कल किया था। तो नेट एसेट में क्या होता है, नेट एसेट में सिंपली हम उसकी नेट वैल्यू निकालते हैं कि शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट एसेट क्या है। ठीक है, तो इसमें नेट एसेट में 2 चीजें हमारी होती हैं। तो हम या तो कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं या फिर एसेट अप्रोच से नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का हो तो इसमें 2 अप्रोच होती है। जैसे हमारी बैलेंस शीट मान लो, और ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। ठीक है, एसेट साइड में तो सारे एसेट्स होते हैं हमारे, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और इस साइड होती है हमारी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे होती हैं। तो अब इसमें हमारे 2 अप्रोच हैं, लायबिलिटी अप्रोच या नेट एसेट। तो जब हम लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ हम शेयर होल्डर्स फंड को ऐड करते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड में हम जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं यहाँ से इस साइड, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेस कर देते हैं, तो हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ जाता है। प्लस इसमें हमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालना है। तो इसमें जब हम शेयर होल्डर्स फंड अगर हम अलग अलग सारी चीजें ऐड कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनकी भी वैल्यू इसमें ऐड कर दी जाती है, और बाद में उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि जो हम वैल्यू जो ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं सिर्फ इक्विटी शेयर्स की निकाल रहे हैं। तो इसलिए फिर प्रेफरेंस शेयर्स में से प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू को पहले ऐड करके दिखा देते हैं, बाद में माइनस करके दिखा देते हैं। अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड ही मत करो शेयर होल्डर्स फंड में, और फिर तो उसमें अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो उसको माइनस भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो माइनस होंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी अप्रोच से ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। या दूसरा जो हमारा होता है उसमें ये होता है दूसरा मेथड जिसको हम नेट एसेट बोलेंगे। तो उसमें हम यहाँ से टोटल एसेट्स कर लेंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स, फिर टोटल एसेट्स में से जो ये हमारी लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, इनको लेस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो जब हम इसको लेस कर देंगे तो हमारी शेयर होल्डर्स की वैल्यू आ जाएगी। जब शेयर होल्डर्स की वैल्यू होगी तो उसको और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालने के लिए फिर उसके लिए हम वहां से फिक्टिशियस एसेट्स को भी लेस कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर्स को भी लेस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज लेस करके प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू और फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू वो भी लेस कर देंगे, तो वो हमारा नेट एसेट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है हम गुडविल को ऐड करते हैं। गुडविल कौन सी, जो हम गुडविल वैल्यू करके उसकी करंट वैल्यू निकालते हैं उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो गुडविल जो ली जाती है वो करंट वैल्यू ली जाती है, वैल्यूड गुडविल ली जाती है, उसको भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा नेट एसेट आ जाता है। फिर उसके बाद नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर आ जाता है।
ये दूसरा मेथड जो है वो यील्ड बेसिस मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड है। यील्ड बेसिस मेथड में, मार्केट वैल्यू मेथड में हम जो निकालते हैं वैल्यू, शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, वो हम किसके बेसिस पे निकालते हैं? जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स होती है। तो अर्निंग, तो उसके लिए पहले हमें अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करनी होती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले, अगर हमें पहले पीबीडीआईटी दिया हुआ है, पीबीडीआईटी अगर दिया हुआ है, यानी कि डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से हम लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो उसके बाद हमारा आ जाता है पीबीआईटी। पीबीआईटी लेस करने के बाद, पीबीआईटी लेस करने के बाद पीबीआईटी आ जाता है। फिर उसके लिए में से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया या डिवेंचर्स हो गया, उनका इंटरेस्ट लेस कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमारे पास आ जाता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स कैलकुलेट करके वो माइनस कर देते हैं। अगर मान लो 40% टैक्स का रेट है और ये पीबीटी हमारा 1 लाख आया है, तो 1 लाख का 40% लगेगा, जो कि 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वैल्यू बचेगी 60,000, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये दोनों के लिए होता है, इन दोनों के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए भी। लेकिन हमें जो निकालनी है वैल्यू, इक्विटी शेयर की निकालनी है, तो हमें जो चाहिए वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहिए। तो अर्निंग जो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है वो आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होती है। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके मान लो 20,000 हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। और ये कैसे आता है? जैसे मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे, ठीक है, और उनकी वैल्यू जो है 2 लाख की है, तो 2 लाख पे 10% कैलकुलेट होगा, तो ये 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 यहाँ से लेस करके हमारे पास जो बचा, ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गई, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गई, ठीक है। तो इस, अब जो ये अर्निंग आई है इसी को हम यूज करेंगे गुडविल वो निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए, यील्ड बेसिस मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड से, ठीक है। अब इससे कैसे निकालते हैं? इससे निकालते हैं, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होता है, एनआरआर दिया होता है, तो उसी एनआरआर के बेसिस पे हम इस प्रॉफिट को, इस जो प्रॉफिट है इसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है, कैपिटलाइजेशन करते हैं, कैपिटलाइजेशन करते हैं इसका। तो जो इसको कैपिटलाइजेशन करके आता है तो वो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है हमारी। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन, अब मान लो ये हमारा 15% है एनआरआर, ठीक है, सपोज करो एनआरआर 15% है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे। तो उसको कैपिटलाइजेशन करने के लिए जो अर्निंग अवेलेबल्स हैं, ठीक है, इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ठीक है, ये कर देंगे। तो यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा हमारा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक, गड़बड़ होगी, तो इसको हम आसान करने के लिए, पॉइंट इग्नोर करने के लिए 16% कर लेते हैं, ठीक है। तो एनआरआर हमारा अगर 16% है, तो 16% है, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 10,000 आ जाएगा, और ये हो गया 4, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 25, 2,50,000 हो गया, ठीक है। तो ये 2,50,000 जो है ये हमारा वैल्यू ऑफ टोटल, वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल आ गई, टोटल वैल्यू आ गई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स आ गई। अब इसमें हम पर शेयर की वैल्यू निकालेंगे। तो पर शेयर की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, ठीक है, कैपिटलाइज्ड, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है, तो इसको 50,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5 रुपीज, ठीक है। तो 5 रुपी पर शेयर जो है इसकी वैल्यू आ गई हमारी इक्विटी शेयर्स की। अगर 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं तो 10,000 से डिवाइड हो जाएगा, 5,000 है तो 5,000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये? यस। ठीक है। तो अब इसमें जो मार्केट वैल्यू मेथड है, या ये जो हमारा अर्निंग बेसिस मेथड है, ठीक है, यील्ड बेसिस मेथड है या अर्निंग बेसिस मेथड है या मार्केट वैल्यू मेथड है, इसको जो है अलग अलग बेसिस पे भी किया जाता है, ठीक है। अलग अलग बेसिस पे क्या किया जाता है, मतलब अर्निंग्स जो है हमारी, प्रॉफिट्स भी होता है, अवेलेबल प्रॉफिट्स भी होता है, और हमारा डिविडेंड भी होता है, तो उसी के बेसिस पे जो है इसके भी अलग अलग जो है हम वो कर सकते हैं। तो ये मैथ स्टेप्स में बताया हुआ है यहाँ पे, ये स्टेप्स पूरा पूरा लिखने की बजाय यहाँ पे सिर्फ स्टेप 4 लिख दिया है, ठीक है। स्टेप 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैंने कल कराया भी था, ठीक है, तो आप लोग कर भी लेना। अब इसमें डिविडेंड बेसिस मेथड है, ये जो है अलग अलग कैटेगरीज हो गई इसी में, यील्ड बेसिस मेथड में। तो यील्ड वैल्यू का भी हमारा डिविडेंड बेसिस मेथड है या अर्निंग पर शेयर बेसिस मेथड है, ठीक है। ईपीएस और डिविडेंड में फर्क क्या है? ईपीएस जो है वो जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो ईपीएस है, ठीक है, जो यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, ये जो कैलकुलेट किया था ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। सॉरी, ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, यहीं पर टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। जैसे अब हमने ये 40,000 को 50,000 से डिवाइड किया, तो ये हमारा 0.8 रुपीज आ गया, तो ये अर्निंग्स ईपीएस आ गया हमारा, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं, ईपीएस के बेसिस पे। तो फिर इसमें तो हमने अर्निंग अवेलेबल के बेसिस पे निकाला था, लेकिन हम इस पे ईपीएस के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, या इसके बाद अर्निंग्स या फिर डिविडेंड बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। डिविडेंड क्या होता है? कितना डिविडेंड, जरूरी नहीं है जितना अर्निंग हुआ है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कोई कंपनी जो है 100% डिविडेंड देती है, ठीक है, कोई कंपनी जो है 200% देती है। 200% का मतलब क्या है? उसके वैल्यू का, शेयर्स के वैल्यू का कितना परसेंट दिया जा रहा है, नॉमिनल वैल्यू का, शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू का कितना परसेंट दिया जा रहा है। अब कुछ है इसका कितना है, मतलब इसमें से रेशियो बोला जाता है, ठीक है, डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो एक होता है कि डिविडेंड कितना परसेंट दे रही है, तो जब परसेंट बोला जाता है तो वो परसेंटेज जो है उसकी नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। एक होता है पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, या रिटेनिंग रेशियो, तो उसको बोला जाता है। तो वो क्या क्या कहा जाता है कि कितना दे रही है डिविडेंड के तौर पे और कितना अपने पास रोक के रख रही है। अगर मान लो 1:1 का है, ठीक है, या इसमें बोलो 50% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो इसका मतलब 0.4 जो डिविडेंड बांट देगी, 0.4 जो है वो रिटेनिंग अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो पे आउट रेशियो के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से अर्निंग पर शेयर में से कितना डिविडेंड बढ़ रहा है उसके बेसिस पे भी नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर निकाली जा सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें डिविडेंड बेसिस मेथड, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है, पहले फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट निकालने का, तो प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, तो ये 8% आ गया हमारा। तो प्रॉफिट अवेलेबल अपॉन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी इसकी 5 लाख थी, टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख थी,
और 40,000 इंटू ये, तो ये 8% आ गया। तो ये 8% जो है क्या आ गया हमारा, 8 रुपीज जो है, सॉरी, हाँ ये 8% आ गया। अब वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट, जो कि हमारा ये 8 है, अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट क्या होता है उसका, जो उसका नॉमिनल वैल्यू होता है शेयर का, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड रेट क्या है, एक्सपेक्टेड रेट जो ये निकल के आया है, नॉर्मल रेट जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर जो उसकी वैल्यू है शेयर की, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू। ये क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड रेट है जो ऊपर कैलकुलेट हो गया है, ये नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले ये रेट निकालेंगे, नॉर्मल रेट, कि कितना रेट पे वो डिविडेंड दे रही है कंपनी, कितने रेट पे डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड देने का मतलब, कितने रेट पे देने का मतलब, के टोटल के उसका कितना परसेंटेज वो डिविडेंड दे रही है, ठीक है, कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रही है। तो ये 8% आ गया हमारा, और इसमें 8% कैसा आया, 4 जीरो ये गए, 4 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 8% आ गया। फिर 8% जो है एक्सपेक्टेड रेट 8%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और इंटू 10 उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 रुपीज पर शेयर हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट जो है उससे हम निकाल सकते हैं डिविडेंड बेसिस मेथड में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं इसको निकालने के लिए, ठीक है। अगर, और इसको हम यूज कब करेंगे, इसको यूज हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन में खास तौर से बोलेगा कि डिविडेंड वाला मैं करो, ठीक है, डिविडेंड बेसिस मेथड करो, ठीक है, डिविडेंड बेसिस ऑफ यील्ड में यील्ड वैल्यू करो, तभी हम इसको करेंगे। वरना तो फिर हम कैसे करेंगे, वरना फिर हम ऐसे ही करेंगे जैसा सिंपल मैंने यहाँ पे करके बताया है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल लेंगे और उसके हिसाब से उसको कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन पेपर में हमारा जो क्वेश्चन आया था इसका, वो क्या क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डिविडेंड का इन्होंने बताया है, एवरेज डिविडेंड 20% है, टैक्स रेट 50% है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ऑन द बेस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तो हमने कर लिया, नेट एसेट निकाल के करेंगे। यील्ड बेसिस मेथड का अगर हम देखें, तो यील्ड बेसिस मेथड में टैक्स रेट इन्होंने बताया हुआ है, और एवरेज डिविडेंड जो है वो डिविडेंड बिजनेस का 20% बताया गया है, ठीक है। और द कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व, ठीक है, 20% वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट 3 ईयर्स का जो है वो ये दिया हुआ है, पिछले 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है। और कम इसमें बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स इसमें है नहीं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सरप्लस करंट, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है, करंट इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट्स 3 साल का दिया हुआ है, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहा है 20%, ठीक है। तो अब हम जो निकालेंगे वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे, यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल के प्रॉफिट से एवरेज कर लेंगे। एवरेज करने के बाद इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमें माइनस करना नहीं है, तो लेकिन हमें इसमें से जनरल रिजर्व माइनस करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से हम जनरल रिजर्व को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 20% तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है। फिर उसके बाद डिविडेंड पे आउट कितना कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं 20%, तो 20% से जो है हम इसको फिर कैलकुलेट कर देंगे, 50% टैक्स लगाने के बाद हम उसकी वैल्यू से कैलकुलेट कर देंगे। जैसा अगर इसमें भी देखो, इसमें एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक ही वाला देखते हैं क्वेश्चन पहले। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारा वहाँ पे आया था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आफ्टर डिटरमाइनिंग ईपीएस डिटरमाइन करने के बाद वैल्यू ऑफ शेयर जो निकलेगी, अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी, फिर एवरेज ईपीएस, ईपीएस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय एवरेज ईपीएस इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ईपीएस इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया हमारा 8.8। और फिर एवरेज ईपीएस क्या होता है, एवरेज ईपीएस होता है
यहाँ पे इन्होंने जो किया है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना था। पेड अप वैल्यू इज 10 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है और पेड अप वैल्यू जो है वो 10 है, तो इसमें 10 इंटू 10/100 कर देंगे। ठीक है, 10 इंटू 10/100, तो ये हमारा 1 आ जाएगा रुपी। ठीक है, तो एक्स पेड अप वैल्यू 10 है उसकी, तो पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। पेड अप वैल्यू इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ईपीएस क्या आ जाएगा फिर 0.8/1 इंटू 10। ठीक है, 10 क्या है, 10 उसका क्या है यहाँ पे, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है। ठीक है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 0.8, तो ऊपर 0.8 आ जाएगा। और ये नीचे एवरेज ईपीएस जो है वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग निकलता है, तो ये 1 आ गया इंटू 10, तो यहाँ पे भी 8 पर शेयर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोला गया है इसमें। ठीक है, ये लायबिलिटीज हो गई सारी, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, शेयर कैपिटल भी है, शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है। ठीक है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन भी है, प्रॉफिट एंड लॉस डिवेंचर्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स भी हैं, डेप्रिसिएशन लेस करके करंट एसेट्स भी हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हैं। कंपनी ने डिक्लेयर इज येट टू डिक्लेयर इट्स मेडन डिविडेंड और इवैल्यूएशन रिवील्स द फिक्स एसेट्स एज ऑन रियली वर्थ इतना। तो जो फिक्स एसेट्स यहाँ पे 25 लाख के बताए हुए हैं, तो उसकी वैल्यू जो है 30 लाख है, तो हमें जो है करंट वैल्यू पे लेना होता है, करंट वैल्यू पे लेना होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स ले लेंगे, करंट वैल्यू करंट एसेट्स ले लेंगे, और इसमें जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमें या तो दो ऑप्शन है, या तो अगर अलग वैल्यू है तो उसको ऐड ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंक्लूडेड हो वैल्यू पता होती, हमें ये वाली वैल्यू पता होती टोटल, तो उसमें से इसको माइनस करते। ठीक है, तो इसमें हमने उसको ऐड ही नहीं किया, सिर्फ जो हमारे एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, उनको ऐड कर लिया। अब इसमें से लायबिलिटीज लेस होंगी, तो जितनी भी लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स फंड को छोड़ करके, ठीक है, जैसे ये है प्रेफरेंस शेयर को छोड़ करके, एक शेयर ऑफ 10 100 ईच, इसको छोड़ करके, फिर ये वाला छोड़ करके, इक्विटी शेयर छोड़ करके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को छोड़ सकते, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ करके, बाकी ये जो भी है लायबिलिटी ये लेस हो जाएगी। ठीक है, तो डिवेंचर हो गया, सिंडिकेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया, लेस करके ये आ गया, तो ये हमारे नेट एसेट आ गए। अब नेट एसेट आने के बाद जो हमारी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ये दी हुई है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए ये हमने यहाँ पे लेस कर दिए, प्लस इन्होंने डिविडेंड भी है 3 साल का, वो भी इसमें लेस कर रहे हैं, ऐड करके लेस कर रहे हैं। 3 साल का डिविडेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया था इस डेट को। ठीक है, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस डेट को, उसकी बैलेंस शीट ये है। ठीक है, और प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इंक्लूडेड है। तो अब ये मानते हैं कि हमारे जो है प्रॉफिट है वो इनको बटा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसमें जो है सारा प्रॉफिट इसी में इंक्लूडेड मान लिया हमने। तो अब इसमें से जो है इनका प्रॉफिट जो है वो 3 साल का वो देना पड़ेगा 12% किसके अकॉर्डिंग, इस वैल्यू के ऊपर 3 साल का करके करेंगे। ठीक है, तो 3 साल का 12% इतना आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों ऐड, दोनों चीजें ऐड करके अब ये इसमें से ये लेस कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, ये भी, ये नेट एसेट आ गया, तो नेट एसेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ये इसमें से लेस होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा लेस करने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए नेट एसेट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग प्रेफरेंस शेयर क्लेम, तो हमारा ये आ गया, ये और ये दोनों माइनस करके ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर,
प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने को बताया है, प्रेफरेंस शेयर्स की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू जो उनकी वैल्यू है टोटल, यानी कि उनकी एक तो नॉमिनल वैल्यू प्लस उनको जो डिविडेंड पेबल है वो दोनों ऐड करके नंबर ऑफ डिविडेंड से, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड कर दो, तो ये 136 वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ज्यादा जो है मुश्किल नहीं होता, बस सिंपली जो उनका टोटल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स का, जो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था ये 10 लाख रुपए, इसमें जो उनका अनपेड डिविडेंड है, ये पेड डिविडेंड जो हो गया उसको वो नहीं है इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ जो अनपेड डिविडेंड है वही लिया जाता है। तो अनपेड डिविडेंड जो है, अनपेड डिविडेंड जो है वो हम इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इन्होंने जो है, इन्होंने डिविडेंड जो है दिया नहीं था, इस वजह से इसको ऐड किया है यहाँ पे, तो ऐड करके ये वैल्यू आ गई, फिर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गई। इसी तरह से यहाँ पे उनको प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ से नेट एसेट में से, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो नेट एसेट आफ्टर सेटिस्फाइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है क्लेम है, तो इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गई। ठीक है, 1 इक्विटी शेयर आ गया। तो इस तरह से इसको हमें करना है। अब फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसी को फेयर वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, लायबिलिटी दी हुई है, रिजर्व दिया हुआ है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्सेशन अर्न्ड एवरी ईयर बाय द कंपनी लास्ट 5 ईयर्स का, 5 साल का हर साल ये कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में हमें अलग वैसे नहीं बताया था, हमें 3 साल का अलग अलग बताया था, तो इसलिए हमें यहाँ पे एवरेज करना होगा इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से एवरेज प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, एवरेज प्रॉफिट लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वही एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ फुली पेड शेयर 10% है। ठीक है, रिजर्व दिए हुए हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो इनका जो जरूरत पड़ता है हमें वो नेट एसेट वाले मेथड से पड़ता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जब इन्होंने निकाला है तो एसेट्स और लायबिलिटी की जरूरत हमें तब पड़ती है। ठीक है, और जब हम उससे निकालेंगे किससे, यील्ड बेसिस मेथड पे, तो उस टाइम पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की और इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया वो मेथड। ये दूसरा मेथड देख रहे हैं हम, मार्केट वैल्यू मेथड ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया। फिर इसी को कैपिटलाइजेशन कर देंगे 10% के रेट पे, तो ये हमारी जो है कैपिटलाइजेशन हो गया 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ कैपिटलाइजेशन करने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। ठीक है, अब फेयर वैल्यू क्या होता है? थर्ड मेथड जो है हमसे बोला गया है यहाँ पे, फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड है, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड क्या है कि हम ना तो नेट एसेट का ले रहे हैं ना हम यील्ड का ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी अच्छा लग रहा है, हमें यील्ड बेसिस मेथड भी अच्छा लग रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास एसेट्स तो कुछ होते नहीं है लेकिन उनकी अर्निंग ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे सर्विस कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके पास प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं होती है उनको। ठीक है, उनको बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई ट्रेडिंग कंपनी है, वो सिर्फ क्या करती है, सामान एक तरफ से खरीद के दूसरी तरफ जो है वो बेच देती है। तो जरूरी नहीं है उनके पास जो है फंड्स भी हो, कैपिटल भी हो ज्यादा, कि जैसे मान लो मैंने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए मेरे पास हैं, मैंने एक जगह से लिया ऑर्डर, मिस्टर एक्स से ऑर्डर ले लिया, 1 करोड़ रुपए का उसने मेरे को ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से पैसे ले लिए एडवांस, एडवांस पैसे लेके मैंने वाई से सामान खरीद लिया एडवांस लेकर के, और उसको वो सेल कर दिया। ठीक है, अब वो सेल करके मेरे पास जो है अच्छा खासा अमाउंट 1 करोड़ रुपए, यहाँ पे मैंने वो जो है 1 करोड़ का ऑर्डर था वो मैंने यहाँ से जो है 80 लाख रुपए में जो है वहां से खरीदा और उसको सेल कर दिया। मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए लगे हुए थे, जो कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे पास 10,000 रुपए हाथ में कैश था बस। इसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं बस जाता हूँ ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने, मेरा ऑफिस भी रेंट पे है, सब कुछ जो है मेरा अपना कोई एसेट ही नहीं है।
ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, सीधा सीधा मुझे यहाँ पे 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ मेरा 10,000 इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब इसमें से और बाकी एक्सपेंसेस भी लेस करके मान लो 10 लाख रुपए मान लेते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस मैंने लेस कर दिए, तो 10 लाख रुपए का मेरे को फिर भी प्रॉफिट हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे इस बिजनेस की वैल्यू नेट एसेट पे निकालेंगे तो वो तो हमारा जो है बिल्कुल कुछ का कुछ निकलेगा, लेकिन अगर हम इसको यील्ड बेसिस पे निकालेंगे तो कुछ का कुछ निकलेगा। तो हम कह रहे हैं कि ना तो हम इसको मान रहे हैं ना हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, अलग अलग है पूरी तरह से। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कि क्वेश्चन में भी दिखाया है करके, फेयर वैल्यू मेथड में जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आई है और मार्केट वैल्यू आई है, दोनों को ऐड करके उनको एवरेज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसका 9.9 आया था, इसका 5 आया था, दोनों को ऐड किया और तो हमारा 14.9 आ गया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका वैल्यू जो है फेयर वैल्यू 7.45 आ गया। ठीक है, सिंपल है। Yes. हाँ, तो ये हमारा नेट एसेट मेथड भी हो गया, इंट्रिंसिक जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होता है, और दूसरा वाला हमारा जो है वो भी हो गया, क्या कहते हैं उसको, यील्ड बेसिस मेथड, ये मार्केट वैल्यू मेथड, और फेयर वैल्यू मेथड भी होगा। फेयर वैल्यू कुछ नहीं है, बस दोनों का एवरेज है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन भी है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, एसेट्स में हमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, पेटेंट दिया, ट्रेडमार्क, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एक्सपर्ट वैल्यूअर ने वैल्यू किया लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी को 2,80,000 रुपए और गुडविल को 2 लाख रुपए। आउट ऑफ टोटल डेटर में से ये फाउंड किया गया डेट डेटर्स जो हैं इतने बैड हैं। तो जो हमें लगता है जो बैड होता है डेटर्स, वो डेटर्स में से लेस करना होता है, और एसेट्स को जो है हमें मार्केट वैल्यू पे लेना होता है। लेकिन स्टॉक में हमने इन्वेंट्री में ये देखा था, जो रॉ मटेरियल है और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको कॉस्ट पे लेना है। लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं उनको मार्केट वैल्यू पे लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कंपनी वर एज फॉलोज। तो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 1,00,000, 1,30,000, 1,50,000। कंपनी फॉलो कर रही है 25% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी का 10% अर्निंग्स है, ठीक है, पर शेयर। तो सेम ये वही क्वेश्चन, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में आया था। ठीक है, एक बार इसको भी देख लो, इसकी बैलेंस शीट, इसकी भी बैलेंस शीट दी हुई है। जैसा कि इसमें जो है रिजर्व्स दिया हुआ है, प्रोविजन रिजर्व दिया हुआ है वाले क्वेश्चन में, बुक वाले में, यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, सरप्लस भी दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में भी सरप्लस दिया हुआ है, सिक्योरिटी रिजर्व भी दिया हुआ है। ठीक है, नेट एसेट्स में यही सारी चीजें दी हुई हैं। और फिर इसके बाद हमें 3 साल का वो भी दिया हुआ है। वो यहाँ पे 20% बोला है जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने को, और जो बुक वाला क्वेश्चन है उसमें 25% बोला है। 3 साल का प्रॉफिट्स बताया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इनमें मशीनरी की वैल्यू भी बताई हुई है, नई वैल्यू वैल्यूड है। एवरेज डिविडेंड 20% है, टैक्स का रेट 50% है। ठीक है, एवरेज डिविडेंड 20% है और टैक्स का रेट 50% है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख लेते हैं। और इसमें तीनों मेथड से बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी, यील्ड वैल्यू मेथड भी और फेयर वैल्यू मेथड भी। तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू दी हुई है, गुडविल की वैल्यू ऐड करेंगे, और बाकी एसेट्स की जो है वो हम जो करंट वैल्यू है वो ऐड करेंगे। बाकी इसमें कौन कौन से एसेट्स थे वो देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है, इन दोनों की हम करंट वैल्यू जो दी है वो ऐड करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे। पेटेंट एंड डेट मार्केट ट्रेडमार्क्स को ऐड कर लेंगे, स्टॉक को ऐड कर लेंगे, डेटर्स को ऐड करेंगे, लेकिन बैड डेट्स माइनस करने के बाद, बैड डेट जो भी है वो माइनस करने के बाद ऐड करेंगे। इसके बाद बैंक बैलेंस को ऐड कर लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर ये सारा ऐड करके लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी मार्केट वैल्यू, स्टॉक, डेटर्स में से बैड डेट माइनस करके पेटेंट एंड ट्रेडमार्क हो गया। फिर बैंक बैलेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को नहीं लिया। फिर लेस लायबिलिटीज कर देंगे। लायबिलिटीज कौन कौन सी दी हुई है यहाँ पे, लायबिलिटीज दी हुई है, शेयर कैपिटल को छोड़ेंगे, रिजर्व को छोड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ेंगे। ठीक है, इनको छोड़ देंगे। लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स रिजर्व। ठीक है, इन दोनों लायबिलिटीज को लेस कर देंगे। ठीक है,
तो लायबिलिटीज है सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इन्होंने नहीं लिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा ये इनकम टैक्स रिजर्व था, ठीक है, इसको नहीं लिया है इन्होंने, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये जो है शेयर कैपिटल, ये 5 लाख है, रिजर्व्स 1 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर 1,45,000 है, इनकम टैक्स रिजर्व 35,000 है, ठीक है। तो ये इन्होंने लाइबिलिटीज ले लिए 1,45,000, ठीक है, रिजर्व्स को नहीं लिया, उसको प्रोविजन, वो इनकम टैक्स रिजर्व को नहीं लिया। नेट ये आ गया माइनस करके, नेट एसेट्स आ गया। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, नेट एसेट को हम डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर्स थे नहीं, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को जो है नहीं माइनस किया गया, सिर्फ इक्विटी शेयर का ही हमारा ये निकल गया। अब यील्ड वैल्यू मेथड से हमारा टोटल प्रॉफिट्स ले लेंगे, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, फिर इसमें से लेस बैड डेट्स गिवन, जो हमारे जो एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वो भी एडिशनल एक्सपेंसेस लॉसेस उसको भी लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में भी जो हमारा क्वेश्चन पेपर में आया है, जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कोई एक्सपेंस, जैसे कि एक्सपेंस कहाँ दिया हुआ था, ये रहा है एक्सपेंस, नहीं, जनरल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स दिया हुआ है, मशीनरी वैल्यू दी हुई, एवरेज डिविडेंड दिया हुआ है, वन इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस, हाँ, तो इसमें हमारा बैड डेट्स नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए एक्सपेंस यहाँ पे ले नहीं लेंगे ये वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बैड डेट जो है वो लेस कर दिया है कि 20,000 का हमें ये लॉस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा, तो इस वाले क्वेश्चन में तो करेंगे नहीं, इस वाले जो क्वेश्चन पेपर में आया उसको बस सीधा सीधा तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, 3 साल से, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एड डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एज्यूम 10% ऑन 20,000, 2 लाख, एज्यूम 10% ऑफ 20,000, ये 2,000 आ गया हमारा, एट डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसके अलावा ये हमने जो है डिक्रीज ऐड कर दिया कि हमारा जो डिक्रीज हुआ है उसमें हमने ऐड कर दिया। फिर इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 5% ये आ गया, 10% ऑफ 50,000। फिर एवरेज प्रॉफिट्स, ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, हमारा वैल्यूएशन हुआ है मशीनरी का और प्लांट का, ठीक है। तो मशीनरी देखो हमारा क्या वैल्यू थी पहले, मशीन की वैल्यू पहले हमारा था, मशीन का मशीन का वैल्यू था 3 लाख, ठीक है, लेकिन मशीन का वैल्यू था 3 लाख, लेकिन अब जो वैल्यूड हुई है मशीन की वैल्यू, सर वो आवाज नहीं आ रही है। हेलो आवाज आ रही है, यस सर अब आई है। ठीक है। तो रुक जाओ, वो कॉल आ गई थी बीच में, इस वजह से कट गया फोन, लॉग आउट हो गया था। यस सर। तो आगे बता रहा हूँ मैं इसको। तो ये जो इसमें जो हमारा ये एडजस्टमेंट था इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बाकी तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में जब अगर ये ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे तो दिक्कत जो है वो हमारा वहीं आएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हमें समझना है।
कौन सा क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था क्या? ये तो गुडविल है। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन मिस हो गया। ये क्वेश्चन था क्या? कौन सा पेज चल रहा था? मिस हो गया। चलिए, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। फिर उसके बाद ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एडवांस प्रॉब्लम्स हो गए, लायबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस शीट हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, हमने मेथड्स नेट एसेट मेथड ये कर लिया था। फिर ये क्वेश्चन कर लिया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया था। फिर उसके बाद ये कर लिया था। उसके बाद ये कर लिया था। उसके बाद ये हो गया था, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया था। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अदर मेथड्स, नेट एसेट मेथड। उसके बाद ये हो गया था 50,000, ये हो गया था। ये कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पे मैं बता रहा था, ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तो हो गया था। यहाँ पे जो इन्होंने ये दिया है डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इसमें ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, लेस और इंक्रीज ये ऐड क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये लेस और ये ऐड क्यों कर रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज को, ये देखना है। तो इसमें इस चीज को समझ लो, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमें बताया था कि हमारी जो वैल्यू है मशीनरी की वो 1,03,20,000 पे हो रही है, जो कि बैलेंस शीट में हमें कितना दिया हुआ है, 2,40,000 का दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी जो 2,40,000 का था वो 3,20,000 का हो गया है।
तो ये बढ़ रहा है, 80,000 रुपये बढ़ रहे हैं इस पे। तो अब वही चीज जो है यहाँ पे भी हो रही है, तो उसकी वजह से इन्होंने जो है डेप्रिसिएशन का डिफरेंस दिखाया है। अब वो डिफरेंस किस हिसाब से आएगा कि जैसे अब हमारा पहले प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का था और अब वैल्यू जो है प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 का हो गया, तो 3 लाख से 2,80,000 हो गया, तो ये वैल्यू घट गई है। तो जब ये वैल्यू घटी है तो इसका डेप्रिसिएशन भी जो है वो कम होगा, और जब डेप्रिसिएशन हम कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हमें ऐड बैक करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले हम माइनस कर चुके हैं 3 लाख के ऊपर, ठीक है, और अब इसकी वैल्यू कम लगा रहे हैं हम, तो अब इसको जो है 2,80,000 पे लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हमने ज्यादा चार्ज किया हुआ है। तो जब ज्यादा चार्ज किया हुआ है, ज्यादा लेस किया हुआ है, तो अब हम उसको एडजस्ट करेंगे, उसको वापस से प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके जितना हमारा इनकी वैल्यूज में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 20,000 का। अगर हम 3 लाख में से 20,000 का 2,80,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो है वो 20,000 का आता है। तो 20,000 वैल्यू कम हुई है। जब वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन भी कम हुआ है। कम हुआ है तो जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसको वापस से एडजस्ट करेंगे, ऐड बैक करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे वापस से? 20,000 का हमने यहाँ पे अजम्पशन ले लेंगे कि 10% है। अगर क्वेश्चन में बताया हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बताया हुआ है तो उससे करेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया तो हम वहाँ पे 10% का अजम्पशन ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें भी इन्होंने लिया हुआ है 10% का डेप्रिसिएशन का अजम्पशन लिया हुआ है। ठीक है, एज्यूम 10% ऑफ 20,000। ठीक है, तो इसको वापस से ऐड बैक कर दिया। तो ये हमारा डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये इन्होंने 2,000 ले लिया, तो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन हो गया। तो 1,20,000 प्लस इन्होंने, और ये एवरेज प्रॉफिट में इन्होंने ऐड कर दिया। ये 1,20,000 जो है एवरेज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया 2,000 से। फिर दूसरा एसेट जो है वो हमारा क्या हुआ है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। दूसरा एसेट कौन सा है? दूसरा एसेट जो है लैंड एंड बिल्डिंग है। दूसरा एसेट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। तो 2.5 लाख की वैल्यू हुई है, और जो कि पहले वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की, क्वेश्चन में पहले वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की 2 लाख, तो 2 लाख से 2.5 लाख हो गई। तो ये 2 लाख से 2.5 लाख हो गई, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 50,000 इंक्रीज हो गई। जब ये वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इसका डेप्रिसिएशन भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितने अमाउंट पे इंक्रीज करना पड़ेगा? इतने अमाउंट पे। तो इंक्रीज करने के लिए उसको लेस करना पड़ेगा, तो 50,000 का ये भी हम 10% और एडिशनल लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो 10% हो गया 50,000 का, ये 5,000 हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे अलाइनमेंट में दिक्कत है। ये तो हमारा ये हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का ये हो गया 2,000, तो ये 1,22,000 आ गया प्रॉफिट। फिर इसमें से हमने ये लेस कर दिया 5,000, तो एवरेज प्रॉफिट 1,17,000 आ गया। ठीक है, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो बाकी यहाँ पे 25% इन्होंने बोला हुआ है कि 25% रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में 20% ट्रांसफर करने को बोला है। ठीक है, सॉरी 20% कहाँ बोला था? यहाँ था, ये रहा। ठीक है, ये 20% बोला है ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो ये हम 20% रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो 20% रिजर्व में ट्रांसफर करके, और यहाँ पे 25% इसका रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड इतना आ गया। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू 100 करके रेट ऑफ डिविडेंड हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड आ गया 17.55%। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट, वो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो कि उसका नॉमिनल वैल्यू है, इनटू 100, तो रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। यील्ड वैल्यू पर शेयर, यील्ड वैल्यू पर शेयर रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है हमें याद रखने हैं। तो ये हमारा यील्ड वैल्यू पर शेयर निकल के आ गया 1,75,000। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में भी इन्होंने बताया गया था। इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व्स बता दी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर बता दिया, मशीनरी बता दिया। ठीक है, एवरेज डिविडेंड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%। एवरेज डिविडेंड जो है वो 20% है। तो एवरेज डिविडेंड वाला टाइप हमें यहाँ पे क्वेश्चन का करना होगा, जैसे कि ऊपर इन्होंने बताया था एवरेज डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला था हमारा ऊपर, कहाँ है? ऊपर था, ये रहा, अर्निंग पर शेयर वाले में। ठीक है, एवरेज ईपीएस निकालना है।
या एवरेज डिविडेंड निकालना है, वो एक ही बात होगी। यहाँ पे ये हो रहा फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट जो है, नॉर्मल रेट में जो एवरेज डिविडेंड जो बोला है, नॉर्मल रेट में हमारा ये वैल्यू आ जाएगा जो नॉर्मल रेट बोला है 20%, तो नीचे 20% आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमें बोला था, इस क्वेश्चन में भी एवरेज डिविडेंड जो बोला हुआ है 10%, वहां पर उन्होंने जो 10% लगाया है, ये जो इन्होंने 10% से डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है। ठीक है, तो हमें टर्म्स को समझना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ बता रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 20% बता रहा है, रेट ऑफ, सॉरी डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट है ये, रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उससे, और ये पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर जो है ये हमारा ऊपर आता, ये इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर रखा है, तो इसको यहाँ ना लिख करके इसको यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, वो नीचे नहीं है, वो उसके साइड में है, तो साइड में मल्टीप्लाई करके फिर हमारा वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। फिर फेयर वैल्यू मेथड से निकाल देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम रिफर करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को रिफर करके। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर, बुक का पेज नंबर जो है क्या है, 559 पर है ये। ठीक है, शुरू जो हो रहा है क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 8.29 है, पेज नंबर 558 है। पेज नंबर 558 बुक का। ठीक है, बुक का पेज नंबर 558 है। इस क्वेश्चन को रिफर करके आप लोग कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, जो हमारा ये उसमें आया हुआ है एनईपी वाला क्वेश्चन पेपर जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके सर आप इस बार क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा देना। है कौन सा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा देना। हाँ, तो करवा तो रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, जो टॉपिक कर रहे हैं हम उसका मैं क्वेश्चन पेपर भी तो रेफर कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन भी तो रेफर कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, जैसे आज हमने एक गुडविल का भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, और ये भी सॉल्व करके दिखा दिया, ये भी बता दिया कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या क्या चीजें हमें कंसिडरेशन में इसमें लेनी है। तो इसको आप लोग जो है इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी हो गया और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हो गया। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं शाम में ये वाला जो है पार्ट है दूसरा वाला वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वाला, वो भी कवर करा दूंगा। ठीक है, और अगर उसे नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तो उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन थ्योरी जरूर कर लेना उसकी। ठीक है, क्योंकि 3 टॉपिक है इसमें, 3 टॉपिक हमारे क्या क्या है, 3 टॉपिक, पहला तो एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। रेशियो वाला चैप्टर आ रहा है क्या? रेशियो वाला चैप्टर जो है वो लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला यूनिट है, उसमें रेशियोज है। ठीक है, जो 5th यूनिट है उसमें रेशियोज है, तो रेशियोज वही है जो आप लोग ने 12th में किए थे। जी सर। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया, और एक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हो गई, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स हो गई। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ये शाम में करा दूंगा। ठीक है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल है एकदम। ठीक है, ये दोनों तो हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लेना, मैं वीडियो अभी अपलोड करके शेयर कर दूंगा आप लोग को। ठीक, 2 तो मैंने कर दी, परसों वाली, कल वाली भी और आज वाली भी, ये मैं अपलोड कर दूंगा।